हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीजीबीपी हेड के क्वेश्चन नंबर 7 और साथ में क्वेश्चन नंबर 8, और अगर टाइम बचेगा तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी कर लेंगे, और अगर नहीं बचेगा तो अगले वीडियो में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, मैं आपको समझाते जाऊँगा क्वेश्चन और वहाँ पर लिखते भी जाऊँगा कि उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसको क्या करना है, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना वेट किए सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। दोस्तों, सब क्वेश्चन नंबर 7 ओपन कर लीजिए। अपने स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं, स्टडी मटेरियल के हिसाब से। मिस्टर शिवम, अ रिटेलर ऑफ कोचीन गिव्स द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। पीजीबीपी का क्वेश्चन है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस दिया है, हमको पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए बोलेगा। आइए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/25। ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा 90,000 है, हमको ओपनिंग स्टॉक के साथ कुछ भी नहीं करना रहता है। सेल जो है वो है 1,12,11,500, उसको भी कुछ नहीं करना है। क्लोजिंग स्टॉक 1,86,100, बढ़िया है बिल्कुल। परचेस 1,10,04,000, ग्रॉस प्रॉफिट 3,03,600, ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लाए, और यहाँ पर एक नई इनकम आई है, इनकम फ्रॉम यूटीआई 2400। तो अब एक बात बताओ, इनकम फ्रॉम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, क्या ये इनकम पीजीबीपी हेड की इनकम है? नहीं, ये अदर सोर्स की इनकम है। तो ये हमारे इनकम में ऑलरेडी एडेड है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी एडेड है, इसको इनकम हमने कंसिडर कर रखा है। तो अभी इसको इनकम से हटाने के लिए इसको नेगेटिव यानी माइनस करना पड़ेगा, है ना। हमारे प्रॉफिट से इसको हटाना है, क्योंकि ये अदर सोर्स में आएगा, हमारे प्रॉफिट में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको माइनस कर दिया, इनकम को माइनस कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सैलरी 60,000, ठीक है, कुछ नहीं करना है। रेंट एंड रेट्स 36,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000, डेप्रीसिएशन 1,05,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 23,200, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1,640, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर शॉर्ट टर्म। एक बात बताइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या पीजीबीपी में आता है? नहीं आता। कहाँ पर आता है? ये कैपिटल गेन में। तो एक बात बताइए, हमने लॉस ऑलरेडी कंसीडर करके रखा हुआ है और अपने नेट प्रॉफिट में से उसको माइनस करके रखा हुआ है। तो अभी मैं उस लॉस को डिसअलाउ करने वाला हूं, क्योंकि वो दूसरे हेड का है, यहां पर तो नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सपेंस को जो है वापस से ऐड कर दूंगा अपने नेट प्रॉफिट में, क्योंकि मेरे को नेट प्रॉफिट बढ़ाना है यहाँ पर, क्योंकि ये लॉस यहाँ पर सेट ऑफ नहीं होता, ये अलग से होगा, कैपिटल गेन हेड में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है। फिर अदर जनरल एक्सपेंस 7060, नेट प्रॉफिट है हमारा 50,000, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो सब फिट एंड फाइन चल रहा है। फिर दोस्तों हम आएंगे यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन के केस में। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला क्या लिखा है, इट वॉज फाउंड दैट सम स्टॉक्स वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स में दोनों में कुछ ना कुछ लिखना रह गया है। तो एक बात मेरे को बताइए, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाता हूँ, तो क्या मेरी इनकम बढ़ेगी या कम होगी? आंसर इज बढ़ेगी। क्यों? देखो, ये मेरा प्रॉफिट लॉस है, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इनकम साइड में लिखा हुआ है। आप देखो, सेल्स भी इसी साइड है और ये वाली इनकम भी इसी साइड है और क्लोजिंग स्टॉक भी इसी साइड है। तो अगर मैं इनकम साइड को इंक्रीज कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इजी। और अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक जो एक्सपेंस साइड लिखा है वो अगर बढ़ गया तो मेरा लॉस आएगा, यानी मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया। नेट प्रॉफिट जब भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट कम होगा। इजी। अब इसमें देखो, ओपनिंग स्टॉक 9,000 से बढ़ रहा है, तो जब मेरा ओपनिंग स्टॉक 9,000 से बढ़ेगा तो मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा, है ना। तो मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस। इजी। और जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो मेरा क्या हो रहा है, इनकम की साइड बढ़ रही है, तो मेरा नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इजी। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, तो नेट प्रॉफिट में प्लस कर दिए,
और ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा, तो नेट प्रॉफिट में माइनस करती है। इजी कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ आया फिर से देखो, 10 बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर सैलरी, जो यहाँ पर सैलरी दिया गया था ऊपर 60,000 रुपये, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सैलरी इंक्लूड 10,000 पेड टू द ब्रदर, अपने भाई को 10,000 का सैलरी दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे, विच इज़ अनरीजनेबल, पर अनरीजनेबल दिया है, कोई रीज़न के बिना दिया है, और अनरीजनेबल कितना है 2,000। तो जब 2,000 मैंने ज़्यादा डिडक्शन क्लेम कर लिया इससे, तो अब मैं क्या करूँगा, वापस से 2,000 को ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये इसको हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं पूरा का पूरा, पर 2,000 डिसअलाउ करना है तो 2,000 वापस से ऐड बैक कर देंगे, यानी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वॉज पेड इन कैश बाय वे ऑफ वन टाइम पेमेंट टू मिस्टर रमेश। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस हमने वन टाइम पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10,000 के ऊपर रहेगा तो पूरा का पूरा डिसअलाउ करना पड़ेगा, ठीक है, 40A3 के हिसाब से। अब देखते हैं दोस्तों, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 23,200 रुपये का है, तो पूरा का पूरा हमको जो है इसको डिसअलाउ करना पड़ेगा, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को मेरे को माइनस करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन जो है वो प्रॉफिट लॉस के हिसाब से 1,05,000 है, उसको मैं वापस से ऐड बैक कर दूंगा, और जो मैं डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करूंगा IT एक्ट के हिसाब से, उसको मैं माइनस कर दूंगा। इजी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीन का जो था वो था 4,20,000। न्यू प्लांट फॉलोइंग अंडर द सेम ब्लॉक, नया मशीन खरीदे 1/7/24 को 70,000, और 2 ओल्ड प्लांट बेच दिए हैं 50,000 में। कोई दिक्कत नहीं, हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जितना आएगा उतना माइनस करेंगे, और पुराना जो डेप्रिसिएशन डाला था 1,05,000 वाला, इसको वापस से मैं ऐड बैक करने वाला हूँ, ठीक है। फिर रेंट एंड रेट्स इंक्लूड GST लायबिलिटी ऑफ 3400 पेड ऑन 7/4/25। रेंट एंड रेट्स में GST भी जुड़ा हुआ है, जिसको 7/4/25 को पे किया है। तो जब भी कोई भी टैक्स रहता है वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक पे हो जाना चाहिए, तो पे हो गया है तो बिल्कुल भी अलाउ कर दिया जाएगा, और ये ऑलरेडी अलाउड है, ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में से माइनस हो चुका है, क्योंकि देखो ना यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर रेंट एंड रेट्स ऑलरेडी जो है अलाउ कर दिया गया है, तो फिर से दोबारा माइनस नहीं करेंगे, इसको हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अदर जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 पेड एज डोनेशन टू अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट यानी हमने चैरिटी की है, तो वो हमारे बिजनेस के लिए नहीं की है, हमने खुद से की है, तो वो बिजनेस के लिए अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं है, इसीलिए वापस से ये 2,000 रुपये को मैं एड बैक करने वाला हूँ। अब यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ मिस्टर शिवम अंडर प्रिजम्पटिव इनकम। अच्छा, प्रिजम्पटिव में निकालना है, बहुत बढ़िया। एंड PGBP एज पर रेगुलर प्रोविजन, अच्छा दोनों निकालना है, 44AD भी निकालना है और रेगुलर प्रोविजन से भी निकालना है। एज्यूमिंग ही हैज एक्सरसाइज्ड ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेज में, ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से निकालना है, ठीक है। एज्यूम दैट द होल अमाउंट ऑफ टर्नओवर रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, जितना भी टर्नओवर आया वो अकाउंट पे चेक से आया है और ECS सिस्टम से आया है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैं इजी वाला पार्ट कर लेता हूँ। इजी वाला पार्ट क्या है, 44AD के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मेरा कितना जो है वो आने वाला है इनकम। तो देखो 44AD सिंपल बोलता है, क्या बोलता है 44AD, देखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 44AD। अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड मोड में टर्नओवर से रिसिप्ट किया है, प्रिस्क्राइब मोड में किया है, तो आपके टर्नओवर का 6% लेंगे, हम उसको इनकम कंसीडर करेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे, इजी। पर अगर आपने कैश में किया है तो 8% लेंगे। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों देखो यहाँ पर आखिरी में लिखा हुआ है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो अकाउंट पे ही चेक से हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ECS के माध्यम से हुआ है, तो हमको 6% लेना है। अब इसका टर्नओवर कितना है, 1,12,11,500, तो 1,12,11,500 का 6% मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, 1,12,11,500 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया मेरा 6,72,690 रुपीज़। ये मेरा आ गया
इनकम एज पर सेक्शन 44AD। मेरा एक क्वेश्चन तो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, पर जो मेन क्वेश्चन है वो अभी बचा है। वो क्या बोलता है कि हमको नॉर्मल प्रोविजन को फॉलो करना है। अब कैसे निकालते हैं, देखो दोस्तों, क्वेश्चन में सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करने के बाद जितना भी ऐड और लेस वाला आइटम रहता है उसको ऐड और लेस करते हैं, फिर जो बच जाता है उसको इनकम एज पर PGBP बोल देते हैं। सिंपल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 50,000। सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर शिवम असेसमेंट ईयर 25-26 का। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस मेरा आ गया 50,000 रुपये। मेरा 50,000 रुपये प्रॉफिट था एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर किसी को भी दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। फिर अगर मैं पहले एडजस्टमेंट को कंसीडर करता हूँ तो देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट, हम एडजस्टमेंट को कंसीडर करते जाएंगे और उसको टिक मारते जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक जो था और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमको प्लस करना है और ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक को कितना प्लस करना है, 18,000, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 18,000 रुपये जो है मैंने प्लस कर दिए। यहाँ पर देखो आप ऐड लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है, ऐड यानी मैंने प्लस किया 18,000 रुपये। अब क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना था, वो था मेरा, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक था 9,000। तो 9,000 मेरे को माइनस करना था। तो मैंने देखो यहाँ पर लेस लिखा हुआ है, लेस, इसमें से मैं ये ओपनिंग स्टॉक 9,000 रुपये वाला जो है वो माइनस कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मेरे 2 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। फिर मैं आता हूँ सेकंड वाले में। सेकंड बोलता है सैलरी जो हमने भाई को पे की थी उसमें 2,000 जो है वो अनरीजनेबल थी, तो वो 2,000 वापस से ऐड बैक करूँगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ऐड वाले साइड में और सैलरी पेड अनरीजनेबल जो है वो 2,000 रुपये यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ वापस। देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको हर चीज़ का नोट लिखना पड़ता है। मैं नोट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और नोट लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। आपको नोट लिखना है कि क्लोजिंग स्टॉक से इनकम बढ़ रही है इसलिए मैंने इनकम को बढ़ा दिया, ओपनिंग स्टॉक से कम हो रहा है तो कम कर दिया, ये सब नोट में लिखना है। सैलरी अगर आप डिसअलाउ कर रहे हो तो कौन से सेक्शन में कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि अनरीजनेबल है, तो अनरीजनेबल है तो डिसअलाउ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। 48 सेक्शन में डिसअलाउ किए, ये सब आप लिखना, नोट में बिल्कुल लिखना है ना। मैं नहीं लिख रहा इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी नहीं लिखना है, आपको लिखना है नोट में। ठीक है। फिर सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, दोनों हो गया हमारा। थर्ड में आते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भाई साहब 48(3) के हिसाब से जो है डिसअलाउ कर दिया जाएगा क्योंकि कैश में पे किया है। डिसअलाउ यानी, अब डिसअलाउ यानी पहले से तो माइनस किया हुआ है, अब हम वापस से जाकर उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। प्लस कर देंगे ना, क्योंकि पहले वो माइनस हो चुका था, पहले वो माइनस हो चुका था, अब उसको वापस से प्लस करना है, यानी हमारे प्रॉफिट को बढ़ाना है। कितना था दोस्तों, 23,200। तो मैं यहाँ पर आया 23,200 रुपीज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ये भी पॉइंट कवर हो गया। अब आता हूँ दोस्तों मैं डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट पे। डेप्रिसिएशन में जो पहले डेप्रिसिएशन लगा था वो था 1,05,000। ये देखो आप, 1,05,000, जिसको मैं वापस से ऐड कर देता हूँ क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरे को बुक्स के हिसाब से नहीं मिलता है, इनकम टैक्स के हिसाब से मिलता है। तो मैं इनकम टैक्स से कैलकुलेट करूँगा तब तो उसको माइनस करूँगा, है ना। चलिए अभी आते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। क्या लिखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीन 4,20,000 का ओपनिंग बैलेंस था। तो मैं आता हूँ डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में, ओपनिंग WDB थी मेरी 4,20,000। फिर मैंने एक मशीन खरीदा था, 70,000 रुपये का मशीन खरीदा था 1/7/24, यानी 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किया, यानी फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा 70,000 पे। ठीक है। और मैंने 2 मशीन को बेचा भी था। कितने में बेचा था दोस्तों, 2 मशीन को मैंने 50,000 रुपये में मैंने 2 मशीन को बेचा था। तो 50,000 रुपये में माइनस कर दूंगा तो मेरा ब्लॉक कितना आ जाएगा, मेरा ब्लॉक आ जाएगा 4,40,000 का।
अब मैं 4,40,000 का 15% कैलकुलेट करूँगा, जो कि आ जाएगा मेरा 66,000। 4,40,000 का 15% 66,000 आ गया। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन की देने की बारी है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है देना है कि नहीं देना है, बताइए मेरे को। एडिशनल डेप्रिसिएशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एक वर्ड दिख रहा है यहाँ पर, ट्रेडर। क्या ट्रेडर को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है? नहीं मिलता। मैन्युफैक्चरर को और प्रोडक्शन वालों को मिलता है, तो नहीं दिया जाएगा। कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन हो जाएगा नील। तो हमारा इनकम टैक्स के हिसाब से 66,000 का डेप्रिसिएशन अलाउ हो रहा है। तो 66,000 के डेप्रिसिएशन को मैं माइनस कर दूंगा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। कोई भी दिक्कत मेरे को अभी तक नहीं आई है। आगे मैं बढ़ता हूँ। ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट मैंने कवर कर लिया। आगे रेंट रेट, उसको मेरे को कुछ नहीं करना है क्योंकि जीएसटी ऑलरेडी पे हो चुका था, वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, उसको मेरे को कुछ भी नहीं करना है। फिर अदर जनरल एक्सपेंस में जो 2,000 थे, इसको डिसअलाउ करना था, तो वापस से मैं एड बैक कर दूंगा 2,000 रुपये। तो मैंने 2,000 रुपये को एड बैक कर दिया वापस, पब्लिक ट्रस्ट वाला 2,000। अब आते हैं ऊपर। यहाँ पर देखो दोस्तों, लॉस ऑन सेल जो था उसको भी वापस एड बैक करना था, है ना, 8,100। तो उसको भी 8,100 को वापस ऐड बैक कर देते हैं। और रही बात इस इनकम की, इनकम फ्रॉम यूटीआई 2,400, वो इनकम को मैंने इसके अंदर कंसीडर किया था, पर वो इनकम यहाँ तो कंसीडर होने नहीं वाली है। तो वो इनकम कहाँ जाएगी? वो इनकम जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो यहाँ पर से उसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा इनकम को। तो 2,400 को मैंने कर दिया माइनस। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स मेरे कंसीडर हो चुके हैं। अब मैं आता हूं कैलकुलेशन वाले पार्ट में। सबसे पहले ऐड वाले को प्लस कर लेते हैं। 18,000, 2,000, 23,200, 1,05,000, 2,000 और 8,100। ये हो गया 1,58,300। अब हम करेंगे दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव वालों को टोटल। 2,400, 9,000 और 66,000, 77,400 आ गया मेरा नेगेटिव वालों का टोटल। मेरा टोटल इनकम कितना आएगा? देखो दोस्तों, ये तो नेगेटिव, मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ। मेरा नेट प्रॉफिट था 50,000, तो 50,000 जिसमें ऐड वाले आइटम है 158,300 और माइनस 77,400, तो मेरा आ गया 1,30,900 रुपीज़, जो कि आएगा मेरा टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये था दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना चाहिए। ठीक है, अब आता हूं दोस्तों मैं 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन में आइए देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या बोलता है। सब लोग 8th क्वेश्चन ओपन कर लीजिए पहले। मिस्टर सुखविंदर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग गुड्स कैरियजेस। गुड्स कैरिजेस का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑन 1 अप्रैल 2024 उसके पास 10 ट्रक थी, और हमको पता है कि 44 AE में 10 ट्रक वालों को मिलता है, 11 ट्रक वालों को नहीं मिलता है, यानी 11 या उससे ऊपर ट्रक वालों को नहीं मिलता है। यानी इसको मिल सकता है 44 AE अगर ये लेना चाहे तो। आउट ऑफ विच 6 आर हैवी गुड्स व्हीकल। अच्छा, 10 में से 6 जो है वो हैवी गुड है, और बाकी के जो 4 बच गए वो लाइट वेट वाले हैं। ठीक है, और जो हैवी वाले हैं उनका 15,000 किलो यानी 15 टन जो है वो वेट है। ठीक है, ऑन 2 मई 2024 ही सोल्ड वन ऑफ द हैवी गुड व्हीकल। अब उसने एक हैवी गुड व्हीकल को मई मंथ में बेच दिया, और उसी पैसे से एक लाइट गुड व्हीकल को 6 मई को खरीद लिया। बहुत बढ़िया, यानी अब क्या हो गया, अब मेरा जो लाइट गुड व्हीकल है वो 1 से बढ़ गया, और जो हैवी वाला है वो 1 से कम हो गया। 1 है ना, 1। ठीक है, दिस न्यू व्हीकल कुड हाउएवर बी पुट टू यूज ओनली ऑन 15 जून। अब जो नया खरीदे उसको 15 जून को पुट टू यूज में डाल रहे हैं। तो आप मेरे को बताइए, क्या 44 AE में जब हम इनकम कंसिडर करते हैं तो पुट टू यूज का कोई महत्व होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, इलस्ट्रेशन में भी था ये पॉइंट,
कि जब भी आप 44A लगाओगे तो पुट टू यूज़ का कोई मैटर नहीं करता, जिस दिन खरीदे उस दिन से आपको कंपोजिट इनकम या फिर प्रिजम्पटिव इनकम जो है वो देनी पड़ेगी। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुखविंदर फॉर असेसमेंट ईयर टेकिंग नोट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमको इनकम कैलकुलेट करना है और जो डेटा है वो नीचे दिया हुआ है। फ्रेट चार्जेस कलेक्टेड 12,70,000, ऑपरेशनल एक्सपेंस 6,25,000, डेप्रीशिएशन 1,85,000, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000, नेट प्रॉफिट आ गया 4,45,000 और अदर बिजनेस की जो इनकम आ गई वो आ गई 70,000। बहुत बढ़िया। तो इसने दोस्तों अपने हिसाब से तो कैलकुलेट करके दिया हुआ है, इसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता ये तो 4,45,000 का नेट प्रॉफिट आता और 70,000 का अदर इनकम आता। ठीक है, हमको निकालना है 44AE वाला। तो 44AE में क्या होता है, देखो दो पार्ट में 44AE कैलकुलेट होता है। एक कैलकुलेट होता है हैवी वालों के लिए और एक होता है लाइट वालों के लिए। हैवी वालों के लिए 1,000 पर मंथ पर टन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और लाइट वालों के लिए 7,500 पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके पास टोटल 10 ट्रक थे। ठीक है, 10 ट्रक थे। मैं आता हूं सबसे पहले हैवी गुड्स व्हीकल के केस में। हैवी गुड्स व्हीकल के केस में दोस्तों एक ट्रक जो है 15 टन वाली, उसने खाली 2 ही मंथ यूज की थी, अप्रैल और मई। देखो क्योंकि उस ट्रक को उसने बेच दिया था, 2 मई को उसने उस ट्रक को बेच दिया, तो क्या मई महीने की इनकम कैलकुलेट करेंगे? आंसर इज यस, मई महीने की इनकम भी कैलकुलेट की जाएगी क्योंकि एक दिन भी यूज किया तो इनकम कैलकुलेट करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो अब दोस्तों इसने तो 2 महीने यूज किए, अप्रैल और मई, और इसने 2/5 को सोल्ड आउट कर दिया था, तो 2 मंथ यूज किए। एक ही गाड़ी की मैं बात कर रहा हूं अभी, और 15 टन की गाड़ी है, तो 1,000 पर टन यानी 15 टन, और एक व्हीकल है और पर मंथ है और हमको 2 महीने का निकालना है, तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 30,000। 1,000 पर मंथ पर टन पर व्हीकल। ठीक है, अब बची कितनी गाड़ी इसकी? एक गाड़ी का तो काम हो गया, 6 थी, 6 में से एक का काम हो गया, बची 5। अगर मैं बात करूं बाकी के 5 गाड़ी की, तो नंबर ऑफ व्हीकल में आ गया मेरा 5, सबका टन होगा 15, सब 12 महीने यूज हुए हैं और इसको बेचा नहीं गया है। 12 महीने यूज हुए हैं, सबका 15 टन था और मंथ जो है वो 12 महीने सब गाड़ी यूज हुई है। तो कैसे निकालूंगा? 15 टन इंटू 1,000 पर मंथ पर टन था, टोटल महीने 12 और टोटल गाड़ी 5, तो मेरा कितना आएगा? 15,000 इंटू 5 इंटू 12, 12 मंथ 5 गाड़ी 15,000, 9 लाख रुपए। ये आ गया दोस्तों हमारा हैवी गुड्स व्हीकल का। अब बात करते हैं लाइट वेट व्हीकल की। लाइट वेट में भी एक तो 2/5 को परचेज किए थे, अगर आपको याद होगा तो 2/5 को परचेज किया तो मैंने मई महीने से यूज़ किया, चालू किया था ना, 11 मंथ मैंने यूज़ किया है एक गाड़ी को, तो 75,000 पर मंथ इंटू 11 महीने में करूँगा तो मेरा कितना आएगा? 7,500 इंटू 11, 82,500 जो है वो मेरा आ गया एक गाड़ी का। बाकी बची कितनी? 4, क्योंकि टोटल 5 हो गई थी ना बाद में, तो 4 और बची है। तो 4 व्हीकल का 12 मंथ मैंने यूज़ किया, तो 7,500 इंटू 12 मंथ इंटू 4 व्हीकल, तो ये आ गया मेरा 3,60,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3,60,000। तो मेरा टोटल प्रिजम्पटिव इनकम कितना आ जाएगा 44AE के हिसाब से? 3,60,000 प्लस 9,30,000 प्लस 82,500, तो टोटल इनकम 44AE वाला मेरा आ गया 13,72,500।
यानी 13,72,500 आ गया है मेरा प्रिजम्पटिव इनकम एज पर सेक्शन 44A। पर इसका इनकम तो असल में बहुत कम है, तो इसको तो ऑडिट करा के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कराने चाहिए। तो अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमको टोटल इनकम निकालना है। टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुखविंदर फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। पीजीबीपी की इनकम प्रिजम्पटिव इनकम कितनी थी, 13,72,500 और अदर बिजनेस की इनकम थी 70,000, अगर आपको याद हो तो ये हो गया मेरा 14,42,500 प्रिजम्पटिव इनकम में। पर अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ तो मेरा ये वाला था खाली 4,45,000। देखो 4,45,000 था, ये देखो यहाँ पर है 4,45,000। 4,45,000 में मैं 70,000 को प्लस कर दूंगा तो 7, 8, 9, 10, 11, 5,15,000 मेरा आ जाएगा यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट अगर मैं कराऊंगा तो। ये था दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो हमने इस वीडियो में 7 और 8 कवर किए हैं और अगले वीडियो में हम 9th और 10th क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अच्छा लगा हो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।